अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि ये हमला जानलेवा था और यूनचे के पास अब हिलने की भी ताकत नहीं थी। जी हानफेंग को अपनी जीत दिखाई दे रही थी। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन ठीक उसी पल जब भाले की नोक यूनचे के पास पहुंची, यूनचे ने धीरे से सिर उठाया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। एक अनजानी ठंड ने जी हानफेंग की को जकड़ लिया। उसका शरीर अकड़ गया। बूम! अचानक यूनचे के शरीर से हवा का एक ऐसा बवंडर निकला कि जी हानफेंग, जिसने अपनी सारी ताकत हमले में लगा दी थी, वो किसी तिनके की तरह दूर जा गिरा। गिरने के बाद जब उसने सिर उठाया तो उसने देखा कि यूनचे धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। उसके दोनों हाथ उस विशाल लाल तलवार की हिल्ट पर थे। उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग उतर आया था और उसके शरीर पर खूनी रंग की प्रोफाउंड एनर्जी पागलों की तरह नाच रही थी। तभी यूनचे की शैतानी आवाज उसके कानों में गूंजी, जब मैंने एक को तोड़ा है तो क्यों ना दूसरे को भी तोड़ दूं। अब आगे सुशान का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। अगर पहले जो कुछ हुआ वो शॉकिंग था, तो अब जो हो रहा था उस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यूनचे, जो एक लोअर रियल्म का कल्टिवेटर था, वो जी हानफेंग जैसे एक्सपर्ट के साथ 20 से ज्यादा बार सीधे ब्लोज एक्सचेंज कर चुका था। यह स्नो सॉन्ग रियल में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही सुशान को लगा कि यूनचे की पावर अब खत्म होने वाली है, तभी यूनचे की प्रोफाउंड एनर्जी कमजोर पड़ने के बजाय और भी ज्यादा भयानक तरीके से बढ़ गई। उसने अपनी पुरानी सारी लिमिट्स तोड़ दी और अब हाल यह था कि वो जी हानफेंग को बुरी तरह दबा रहा था। उधर जी हानफेंग, जिसने आज तक सिर्फ लोगों को अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से दबाया था, आज पहली बार किसी और की एनर्जी के नीचे घुट रहा था। यूनचे की एनर्जी इतनी डरावनी और फिंडिश थी कि जी हानफेंग के अंदर का सारा कॉन्फिडेंस डर में बदल गया। उसके पैर अपने आप पीछे हटने लगे। जो बंदा अपने सेक्ट के डिवाइन सोल रियल्म एक्सपर्ट्स के सामने भी कभी नहीं डरता था, आज यूनचे के सामने उसकी हालत पतली हो गई थी। यूनचे ने फिर से अपनी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा। इस वक्त उस तलवार का 50 लाख किलो का वजन उसे रुई जैसा हल्का लग रहा था। उसकी नजर और तलवार दोनों जी हानफेंग पर लॉक हो चुके थे। यूनचे की इविल गॉड्स प्रोफाउंड वेन से पावर किसी ज्वालामुखी की तरह बाहर निकली और सीधे उसकी बाजुओं में भर गई। जी हानफेंग के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। पहले स्ट्राइक में उसने ब्लॉक करने की गलती नहीं की थी और अब तो उसमें यूनचे का हमला झेलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दिक्कत यह थी कि वो यूनचे की स्वॉर्ड फोर्स में पूरी तरह जकड़ चुका था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर टनों वजन रख दिया गया हो। जब उसे समझ आया कि भागना नामुमकिन है, तो डर के मारे वो पलटा, जोर से चिल्लाया और अपनी ड्रैगन बर्स्ट स्पीयर को सामने लगाकर अपनी सारी बची खुची ताकत उसमें झोंक दी। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बैन! ऐसा लगा जैसे कोई एस्टेरॉयड फट गया हो। एक तबाही मचाने वाला तूफान चारों तरफ फैल गया। फ्रीजिंग स्नो हॉल के डिसाइपल्स तो इसे झेल गए, लेकिन जो नए एग्जामिनीज पास हुए थे, उन्हें लगा जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो। वो सब घबराकर पीछे भागे और जो पास थे वो तो हवा में उड़ गए। तूफान के बीचों बीच जी हानफेंग का आधा शरीर जमीन में धंस चुका था। उसके हाथ में जो ड्रैगन बर्स्ट स्पेयर थी, वो मुड़कर एक अजीब से चांद के आकार की हो गई थी। उसके हाथों से खून की नदियां बह रही थी और उसकी आंखों तक से खून रिसने लगा था। यूनचे ने अपनी भारी आवाज में दहाड़ते हुए कहा, जी हानफेंग, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल और ध्यान से देख। ये वही लोअर रियल्म का प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर है जिसे तू बार बार नीचा दिखा रहा था और ह्यूमिलिएट कर रहा था। यूनचे की आवाज के साथ ही उसकी पावर का आखिरी हिस्सा भी ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरा फ्रीजिंग स्नो मेन हॉल कांप उठा। यूनचे के ये शब्द सुनकर लोअर रियल्म से आए बाकी प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स ने अपने सिर उठाए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक और जोश आ गया था। तभी जी हानफेंग के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, जिसमें सिर्फ डिस्पेयर था। उसका शरीर जमीन को चीरते हुए पीछे की तरफ उड़ा और जमीन पर कई मीटर लंबी दरार बनाता चला गया। हवा में खून के छींटे उड़ रहे थे। आखिरकार वो जमीन पर गिरा और पूरी तरह शांत हो गया। उसके नीचे खून का एक तालाब जमा होने लगा था। तभी क्रैश की आवाज आई। टूटी हुई ड्रैगन बर्स्ट स्पीयर के टुकड़े जमीन पर गिरे। उसकी चमक और ड्रैगन ऑरा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब वो बस रद्दी लोहा थी, जो कभी अपनी पुरानी डिवाइन माइट वापस नहीं पा सकती थी। काफी देर तक तो वहां सन्नाटा छाया रहा, सब सन्न थे। फिर फ्रीजिंग स्नो हॉल के डिसाइपल्स होश में आए और चिल्लाए, सीनियर ब्रदर हानफेंग। वो सब भागकर उसके पास गए
ये देखने कि वो जिंदा है या मर गया। उधर युनचे ने अपनी हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड को जोर से जमीन पर पटका। उसके शरीर पर जल रही लाल प्रोफाउंड एनर्जी तुरंत गायब हो गई। वो पूरी तरह खाली हो चुका था और घुटनों के बल गिर पड़ा। अगर तलवार का सहारा न होता तो वो सीधा मुंह के बल गिरता। हांफते हुए युनचे ने पास खड़ी मु शियाओलान को देखा और अटकते हुए बोला, अरे छोटी बच्ची, तुम मेरी मदद करने क्यों नहीं आ रही? वो अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मु शियाओलान तो बुद्ध बनकर खड़ी थी, जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। युनचे की आवाज सुनकर वो जागी और हड़बड़ाते हुए उसके पास गई। उसे सहारा देते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। अब वो युनचे को उस नफरत वाली नजर से नहीं देख रही थी, बल्कि ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो। उसने डरते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? युनचे बुरी तरह हाँफ रहा था। बिल्कुल ठीक नहीं हूं। अगर तुम्हारी मास्टर अभी नहीं आई तो मैं सच में मर जाऊंगा। असल बात यह थी कि पिछले 1 महीने में उसने अपनी सारी मेंटल एनर्जी मु बिंगयुन के जहर को ठीक करने में लगा दी थी, इसलिए उसे कल्टिवेशन का टाइम ही नहीं मिला। अगर उसने प्रैक्टिस की होती तो उसे रंबलिंग हेवन ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज उसे मजबूरन ये मूव यूज करना पड़ा, जिसका असर उसकी बॉडी पर बहुत भारी पड़ा था। मु शियाओलान रोने वाली हो गई थी, लेकिन मास्टर उसने मु बिंगयुन को बहुत सारे साउंड ट्रांसमिशंस भेजे थे, पर कोई जवाब नहीं आया था। तभी जी हानफेंग को चेक कर रहे एक डिसाइपल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, सीनियर ब्रदर हानफेंग की उनकी सारी मेरिडियंस टूट चुकी है और उनका डांशन पूरी तरह बिखर गया है। ये सुनते ही मु फेंगशु मेन हॉल मास्टर की नजरें घूम गई और बाकी सभी हैरान रह गए। युनचे की भारी तलवार का हमला झेलकर कोई भी हल्की चोट के साथ नहीं बचता था। या तो वो मरता था या अपाहिज हो जाता था। टूटी हुई मेरिडियंस और बिखरा हुआ डांशन मतलब जी हानफेंग अब जिंदगी भर के लिए बेकार हो चुका था, चाहे कितनी भी दवाइयां खिला लो। युनचे ने पहले ली मिंगचेंग को हराया था। यह पहले ही एक झटका था, लेकिन अब उसने जी हानफेंग को न सिर्फ हराया बल्कि एक ही वार में क्रिपल कर दिया, यहां तक कि उसकी ड्रैगन बर्स्ट स्पीयर भी तोड़ दी। इस वक्त सिर्फ एग्जामिनीज ही नहीं बल्कि फ्रीजिंग स्नो हॉल के ऑफिशियल डिसाइपल्स के दिलों में भी युनचे के लिए गहरा डर बैठ गया था। मु फेंगशु, जो पहले युनचे को देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब उसे बार बार देख रही थी। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, बस जानलेवा किलिंग इंटेंट था। युनचे, तुम सच में कमाल हो। मेरे आइस फीनिक्स रेल्म में आने के पहले ही दिन तुमने मेरे भतीजे को बुरी तरह घायल किया और अब मेरे हॉल के डिसाइपल को क्रिपल कर दिया। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? गुस्से में पागल मु फेंगशु अचानक हवा में उड़ी और खुद युनचे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। ये देखकर मु सुशान बीच में कूद पड़ा और उसे रोकने की कोशिश की। मेन हॉल मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपने खुद देखा है, युनचे 10,000 सालों में एक बार आने वाला टैलेंट है। अगर वो हमारे डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट में आता है तो वो 10 करोड़ जी हानफेंग के बराबर है। आप उसे मार नहीं सकती। मु सुशान समझ गया था कि मु फेंगशु उसे सिर्फ अरेस्ट नहीं करना चाहती, वो उसे जान से मारने आ रही है। लेकिन मु फेंगशु ने गुस्से में जवाब दिया, हम्फ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा टैलेंट है। उसने आज जो किया उससे साफ है कि वो फ्रीजिंग स्नो हॉल की इज्जत नहीं करता। मैं उसे क्यों छोड़ूं? अगर युनचे सिर्फ लोअर रेल्म से आया होता तो शायद उसके टैलेंट को देखकर मु फेंगशु उसे माफ कर देती और उसे ट्रेन करती। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसे मु बिंगयुन लेकर आई थी और मु फेंगशु अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते यह मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। मु सुशान ने फिर समझाया, युनचे ने जो किया वो मजबूरी थी। खामोश, मेरे रास्ते से हट जाओ। मु फेंगशु ने हाथ घुमाया और मु सुशान को दूर फेंक दिया। तभी भीड़ में से एक लड़का दौड़कर आया और युनचे के सामने खड़ा हो गया। उसने कांपते हुए कहा, एमेन हॉल मास्टर, आप युनचे को नहीं मार सकती। ली मिंगचेंग ने पहले उसे उकसाया था और हारने के बाद पीछे से हमला किया। और जी हानफेंग ने न सिर्फ हम लोअर रियल्म वालों का मजाक उड़ाया बल्कि उसने ही जान से मारने वाला पहला वार किया था। हम सबने ये साफ साफ देखा है, युनचे ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया है, आप उसे नहीं मार सकती। युनचे ने हैरान होकर सिर उठाया। उसके सामने फैंग मो खड़ा था, वही लड़का जिसकी उसने स्नोस्टॉर्म रियल्म एग्जाम के दौरान थोड़ी मदद की थी। मु फेंगशु के जानलेवा गुस्से के सामने खड़े होने की हिम्मत सिर्फ इसी में थी। सब लोग सन्न रह गए कि ये कौन बेवकूफ है जो अपनी मौत को दावत दे रहा है। क्या ये युनचे का जिगरी यार है या बस दिमाग से पैदल है? मु फेंगशु ने ठंडी हंसी के साथ कहा, आज का दिन सच में अजीब है।
एक मामूली चूहा भी इस हॉल मास्टर के सामने आने की हिम्मत कर रहा है। फैंग मो का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, नहीं, यह डिसाइपल आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा। मैं बस सच बोल रहा हूं। कम से कम उसे मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। फिर फैंग मो ने पलटकर लोअर रिल्म से आए बाकी लोगों को देखा और कांपती आवाज में बोला, भाइयों और बहनों, जी हानफैंग ने हम सबको बहुत बार जलील किया है। युनचे ने उसे हराकर हमारे लिए भी आवाज उठाई है। आप सब आगे आओ। अगर हम सब मिलकर भीख मांगेंगे तो मेन हॉल मास्टर जरूर मान जाएंगी। लेकिन फैंग मो के बोलने के बाद भी वहां मौत जैसा सन्नाटा था। एक भी इंसान ने जवाब नहीं दिया। उल्टा वो लोग डर के मारे चुपचाप पीछे खिसक गए और भीड़ में छिपने लगे। फैंग मो का चेहरा उतर गया। उसे गहरा धक्का लगा। फिर उसे गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया, क्या तुम सबको सुनाई नहीं दे रहा? क्या तुम सब बहरे हो गए हो? तुम लोग लोअर रिल्म से यहां तक आए हो। तुम तो निडर होने चाहिए थे। क्या यहां आकर तुम सब डरपोक बन गए हो? लेकिन भीड़ अब भी चुप थी। बीच बीच में फ्रीजिंग स्नो हॉल के डिसाइपल्स के हंसने की आवाजें आ रही थी। यह देखकर मु फैंगशु ने स्नीयर किया है, चूंकि तुझे युनचे के साथ मरने का इतना ही शौक है तो यह हॉल मास्टर तेरी इच्छा पूरी कर देती है। मु फैंगशु हवा में उड़ी और उसने अपना हाथ नीचे की तरफ झटक दिया। एक भयानक हेवनली फ्रॉस्टी माइट का करंट नीचे गिरा। डेंग। तभी क्रिस्टल टकराने जैसी एक हल्की सी आवाज आई और मेन हॉल का बीच का हिस्सा एक सपने जैसी नीली रोशनी एजियो लाइट से भर गया। उस चमक के नीचे मु फैंगशु का हमला रुक गया और एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे पीछे फेंक दिया। वो दूर जाकर गिरी और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। ऊपर आसमान से सफेद कपड़ों में एक फिगर धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि दुनिया की सारी खूबसूरती फीकी पड़ जाए। एक पवित्र और ठंडी ऑरा ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। सब बुद्ध बनकर उसे देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई असली परी, फेरी, मॉर्टल रियल में उतर आई हो। जैसे ही वो फिगर आसमान से नीचे उतरी, मु शियाओलान खुशी से चिल्लाई, मास्टर। वहीं पास खड़े फ्रीजिंग स्नो हॉल के एक डिसाइपल ने दबी आवाज में कहा, पैलेस मास्टर बिंगयुन। ये नाम सुनते ही वहां मौजूद सभी नए डिसाइपल्स की आंखें फटी की फटी रह गई। स्नो सॉन्ग रियल में रहने वालों के लिए आइस फीनिक्स रियल की 36 आइस फीनिक्स पैलेस मास्टर्स किसी लेजेंड से कम नहीं थी। इन नए लड़कों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि फ्रीजिंग स्नो हॉल का मेंबर बनने वाले दिन ही उन्हें एक पैलेस मास्टर के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो मु फैंगशु को लगा था। उसने हैरान होकर सिर उठाया और अटकते हुए बोली, मु बिंग युन। 1000 साल पहले उसकी कल्टिवेशन मु बिंगयुन से बहुत कमजोर थी। लेकिन पिछले 1000 सालों में मु बिंगयुन को फ्लेम पॉइजन ने जकड़ रखा था, जिससे वो कभी भी मर सकती थी और उसकी पावर गिरकर 10% से भी कम रह गई थी। इस दौरान मु फैंगशु ने दिन रात मेहनत की थी और उसे पूरा यकीन था कि अब वो मु बिंगयुन को आसानी से हरा सकती है। लेकिन अभी जो हुआ, उसने फैंगशु का सारा गणित बिगाड़ दिया था। मु बिंगयुन ने एक साधारण सी नीली रोशनी एजियोलाइट से फैंगशु के पूरे अटैक को सील कर दिया था। ऐसा करने के लिए मु बिंगयुन की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कम से कम फैंगशु से हाफ ग्रेट रिल्म ज्यादा होनी चाहिए। मु फैंगशु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही मु बिंगयुन है जिसे वो कमजोर समझ रही थी। मु बिंगयुन हवा के झोंके की तरह धीरे से नीचे उतरी और युनचे और मु शियाओलान के पास खड़ी हो गई। उसके आते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। मु फैंगशु के गुस्से और किलिंग इंटेंट की वजह से जो डर का माहौल बना था वो गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी शांति और वार्मथ ने ले ली। वहां मौजूद एग्जामिनीज के लिए यह पहला मौका था जब उन्होंने फ्रीजिंग स्नो हॉल की मेन हॉल मास्टर और आइस फीनिक्स पैलेस मास्टर को एक साथ देखा। फर्क साफ था। मु फैंगशु को देखकर उन्हें डर लगता था, लेकिन मु बिंगयुन को देखकर उन्हें पूजा करने का मन कर रहा था। वो किसी देवी, सेलेस्टियल गॉडेस जैसी लग रही थी। मु सुशान ने राहत की सांस ली। फ्यू, बहुत बढ़िया। उसने मु बिंगयुन की ऑरा को महसूस किया और समझ गया कि वो अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही। उसे ऐसा लगा जैसे वो 1000 साल पुरानी अपनी फुल पावर वाली पैलेस मास्टर बिंगयुन को देख रहा हो। मु बिंगयुन ने पहले युनचे को देखा, फिर अपनी नजरें मु फैंगशु पर टिका दी और बहुत ही शांत आवाज में कहा, मु फैंगशु, फ्रीजिंग स्नो हॉल की मेन हॉल मास्टर होकर तुम एक जूनियर पर हमला कर रही हो। क्या तुम्हें अपनी डिग्निटी खोने का डर नहीं है? मु फैंगशु अंदर से हिल चुकी थी, लेकिन सबके सामने वो अपनी हेकड़ी कैसे कम होने देती। उसने पलटकर जवाब दिया, मु बिंगयुन, तुम मुझसे सवाल कर रही हो। ये लड़का जिसे तुम लेकर आए हो, इसने पहले मेरे भतीजे को बुरी तरह घायल किया
और फिर मेरी आंखों के सामने मेरे डिसाइपल को क्रिपल कर दिया। इसकी यह हिम्मत माफी के लायक नहीं है। इसने मेरी फ्रीजिंग स्नो हॉल की कोई इज्जत नहीं की। मतलब यह मौत मांग रहा है। आज इसे मरना ही होगा और तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा। मु शियाओलान बीच में बोलने की कोशिश करने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मु बेंगियुन ने उसे रोक दिया। शियाओलान, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। आइस प्रोफाउंड रियल्म का एग्जाम खत्म होने से पहले ही मैं यहां आ चुकी थी। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। यह सुनकर मु शियाओलान तो सन्न रह गई, लेकिन युनचे मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मु बेंगियुन ने फिर फैंगशु से कहा, तुम्हें अच्छे से पता है कि गलती किसकी थी। युनचे ने जो किया वो गलत हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारी फ्रीजिंग स्नो हॉल उसे सजा दे। और फिर मु बेंगियुन ने वो बात कही जिसने वहां खड़े हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, युनचे, तुम्हें फ्रीजिंग स्नो हॉल में एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हें आइस फीनिक्स पैलेस के ऑफिशियल डिसाइपल के रूप में स्वीकार करती हूं। तुम मेरे 36th पैलेस को ज्वाइन करोगे। ये बोलते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नीली रोशनी के साथ एक स्काई ब्लू जेड युनचे के कंधे पर लगा दिया। यह आइस फीनिक्स एंग्रेव जेड था, जिस पर साफ साफ युनचे लिखा हुआ था। पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। लोग अपनी थूक भी जोर से निगल रहे थे। सबकी नजरें युनचे के कंधे पर लगे उस जेड पर चिपकी हुई थी। फ्रीजिंग स्नो हॉल में आना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आइस फीनिक्स पैलेस, वो तो एक ऐसा सपना था जिसे देखने की भी उनकी औकात नहीं थी। आइस फीनिक्स पैलेस में जाने के लिए 40 साल की उम्र से पहले डिवाइन सोल रियल में होना जरूरी था, और वो भी सिर्फ एग्जाम देने के लिए। लेकिन युनचे तो अभी सॉवरेन प्रोफाउंड रियल में था। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन मजे की बात यह थी कि किसी को भी ये गलत नहीं लगा, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे सॉवरेन प्रोफाउंड रियल में होकर भी युनचे ने डिवाइन ओरिजिन रियल के एक्सपर्ट्स को धूल चटा दी थी। उसका टैलेंट इतना भयानक था कि वो सीधा पैलेस में जाने के लायक था। मु फैंगशु तो हक्की बक्की रह गई। मु बेंगियुन, तुमने सच में, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मु बेंगियुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, 1000 साल हो गए। मु फैंगशु, मुझे पता था कि तुम इन सालों में क्या सोचती थी और क्या करती थी। मुझे लगा कि मुझ पर तुम्हारा उधार है, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। यहां तक कि जब ग्रेट रियल किंग तुम्हें सजा देना चाहती थी, मैंने ही उन्हें रोका था। यह सुनकर फैंगशु ने झटके से सिर उठाया। मु बेंगियुन ने आगे कहा, लेकिन अब वो हिसाब बराबर हो गया। ग्रेट रियल किंग ने मेरे फ्लेम पॉइजन का इलाज ढूंढ लिया है और मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूं। मेरी आधी से ज्यादा प्रोफाउंड स्ट्रेंथ वापस आ चुकी है। अगर तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम 36 आइस फीनिक्स पैलेस में आ जाना। जाते जाते मु बेंगियुन की आंखों में एक खतरनाक नीली चमक आई। और सुन लो, अगर आज के बाद कोई भी घिनौनी हरकत हुई तो मैं अनजान बनने का नाटक नहीं करूंगी। मैं माफ नहीं करूंगी। वो चमक सिर्फ एक पल के लिए दिखी, लेकिन मु फैंगशु को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो डर के मारे पीछे हटी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी कांपती आंखों से देख लिया था कि वो पुरानी सबसे ताकतवर पैलेस मास्टर बेंगियुन वापस आ चुकी है। मु बेंगियुन मुड़ी और बोली, शियाओलान, युनचे, चलो। शियाओलान खुशी के मारे रोने ही वाली थी, लेकिन तभी युनचे ने शियाओलान का हाथ पकड़ा और मौका देखकर उसकी सॉफ्ट स्किन भी फील कर ली और बोला, अरे रुको रुको, भले ही मैं फ्रीजिंग स्नो हॉल ज्वाइन नहीं कर रहा, लेकिन मेरा इनाम, रिवॉर्ड्स तो मुझे मिलना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत से जीता है भाई। उसने याद दिलाया, वो जेड फॉलन आइस सोल पैलेट और स्टारपिक स्टोन। मु बेंगियुन रुक गई। शियाओलान ने गुस्से में युनचे का हाथ झटक दिया। उधर मु सुशांत जोर से हंस पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। उसने हाथ घुमाया और जी हानफेंग की बॉडी से वो पैलेट और स्टोन निकालकर युनचे की तरफ फेंक दिए। युनचे ने उन्हें पकड़कर तुरंत अपने स्काई पॉइजन पर्ल में डाल लिया और बहुत ही शरीफ बनकर बोला, थैंक यू सीनियर सुशान। सुशान ने हंसते हुए मु बेंगियुन को बधाई दी और इशारा किया कि अब 36th पैलेस के अच्छे दिन आने वाले हैं। जाते वक्त युनचे ने चुपके से फैंगमो को एक साउंड ट्रांसमिशन भेजा। फैंगमो, ये मेरा कॉन्टैक्ट इम्प्रिंट है। अगर फ्रीजिंग स्नो हॉल में कोई ऐसी मुसीबत आए जो तुम सॉल्व न कर पाओ तो मुझे मैसेज कर देना। फैंगमो उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर मिले जुले एक्सप्रेशन थे। युनचे की एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो खुद उड़ नहीं सकता था। मु बेंगियुन उसे अपने साथ उड़ा ले गई। फ्रीजिंग स्नो मेन हॉल से बाहर निकलने के बाद मु शियाओलान अभी भी सदमे में थी। वो युनचे को घूरे जा रही थी। तो तुम
तुम असल में इतने ताकतवर थे। यूनचे ने थोड़ा एटीट्यूड में कहा, बिल्कुल। अब समझ आया कि जब तुमने मेरी सीनियर मास्टर मुरोंग को किडनैप किया था तो वो कितना डेंजरस था। शुक्र मनाओ तुम आज्ञाकारी थी, वरना मैं तुम्हें नंगा करके बर्फ में फेंक देता। शियाओलान का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। जो थोड़ी बहुत इज्जत उसके मन में बनी थी वो तुरंत मिट्टी में मिल गई। मास्टर, इसे देखो, ये बिल्कुल नहीं बदला, ये अभी भी वही नीच इंसान है। मु बिंगयुन ने सिर हिलाया और प्यार से डांटा, यूनचे, शियाओलान अभी बच्ची है, उससे ऐसी बातें मत करो। यूनचे ने मासूम बनकर कहा, अच्छा। शियाओलान ने उसे गुस्से से देखा और थोड़ा दूर होकर बोली, भले ही तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम बहुत बड़े बेवकूफ और इंपल्सिव हो। तुम्हें पता था कि ली मिंगचेंग कौन है, फिर भी तुमने उसे इतना मारा। और जी हानफेंग को भी। अगर मास्टर टाइम पर नहीं आती तो तुम पक्का मारे जाते। वो इंपल्सिव नहीं था। यूनचे के जवाब देने से पहले ही मु बिंगयुन ने शांत आवाज में कहा। भले ही यूनचे गुस्से में था, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया था। उसने अपनी असली फ्लेम्स कभी यूज ही नहीं की। और उसने उन दोनों को इतनी बुरी तरह मारने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसे पहले से पता था कि मैं वहां मौजूद हूं। शियाओलान का दिमाग पूरी तरह घूम गया। ये कैसे हो सकता है? यूनचे को मास्टर की ऑरा का पता कैसे चला, जबकि हॉल मास्टर खैंगशू और सीनियर सुशांत तक को भनक नहीं लगी थी। मु शियाओलान के दिमाग का दही हो गया था कि आखिर यूनचे को मु बिंगयुन की प्रेजेंस का पता कैसे चला। मु बिंगयुन ने खुद जवाब दिया, तुम्हें यूनचे से ही पूछना चाहिए। जब वो आइस प्रोफाउंड रेल्म से निकल रहा था तो उसने कई बार उस जगह देखा जहां मैं छिपी हुई थी। पहले मुझे लगा ये इत्तेफाक है, लेकिन उसकी नजर इतनी सटीक थी कि मुझे समझ आ गया कि उसे सब पता है। यूनचे हंसते हुए बोला, हे, असल में फेरी मु की बॉडी में अभी भी मेडिसिन की थोड़ी बहुत ऑरा बाकी थी जब मैंने आपका फ्लेम पॉइजन ठीक किया था। ये ऑरा दूसरों को फील नहीं होगी, लेकिन मैं इसके लिए बहुत सेंसिटिव हूं। लेकिन असल बात यह थी कि स्काई पॉइजन पर्ल की प्यूरिफिकेशन पावर पूरी तरह फॉर्मलेस और कलरलेस होती है। उसे कोई सेंस नहीं कर सकता सिवाय यूनचे के, क्योंकि वो स्काई पॉइजन पर्ल के साथ मर्ज हो चुका है। मु बिंगयुन को बात समझ आ गई। उसने कहा, तो ये बात है। खैर, 36th आइस फीनिक्स पैलेस यहां से नॉर्थ में आइस फीनिक्स सिटी में है। तुम वहां प्रोफाउंड टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से भी जा सकते थे, लेकिन क्योंकि ये तुम्हारी पहली बार है मैं तुम्हें उड़कर ले जा रही हूं ताकि तुम इस इलाके को देख सको। मु शियाओलान थोड़ी जलन के साथ बुदबुदाई, मास्टर, आप इस बुरे आदमी के साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही हैं? फ्रीजिंग स्नो सिटी बहुत ही विशाल थी। यहां सिर्फ 108 फ्रीजिंग स्नो हॉल्स ही नहीं थे, बल्कि कल्टीवेशन, ट्रेनिंग और हीलिंग के लिए अनगिनत जगह थी। मु बिंगयुन बहुत तेज उड़ रही थी, फिर भी उन्हें सिटी पार करने में काफी वक्त लगा। जैसे जैसे वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी और वहां का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तभी सामने आइस फीनिक्स सिटी की धुंधली सी झलक दिखाई देने लगी। लेकिन तभी अचानक साउथ डायरेक्शन से एक गगनभेदी हंसी, थंडरस लाफ्टर, सुनाई दी। हाँ, यान वानकांग यहां स्नो सॉन्ग रियल्म किंग से मिलने आया है। मैं हमारे दोनों रियल्म्स के बीच एक फायदे वाली बात करना चाहता हूं। मेरी विनती है कि रियल्म किंग मुझे मिलने की इजाजत दें। यह आवाज भले ही बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन यह कानों के पास किसी बम फटने जैसी थी। यूनचे की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका खून उबलने लगा और सीने पर इतना भारी दबाव पड़ा कि वो लगभग खून की उल्टी करने ही वाला था। मु शियाओलान तो डर के मारे चीख पड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली। यह आवाज पूरे आइस फीनिक्स रियल्म में गूंज गई और स्पेस तक कांपने लगा। डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट के अनगिनत डिसाइपल्स बाहर निकल आए, जैसे कोई बड़ा हमला हुआ हो। जब आवाज बंद हुई, तब भी यूनचे का सिर चकरा रहा था। वो पूरी तरह शॉक था। मु बिंगयुन अभी भी शांत खड़ी थी, बस उसके माथे पर हल्की शिकन थी। उसने कहा, यह साउंड ट्रांसमिशन 15,000 किलोमीटर दूर से आया है। लगता है उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट के कोर एरिया में घुस सके। यूनचे की जीभ मुंह से चिपक गई। क्या 15,000 किलोमीटर? मतलब इतनी दूर से सिर्फ एक आवाज ने उसे लगभग अधमरा कर दिया था। यूनचे मन ही मन चिल्लाया, भाई, ये गॉड रियल्म में इतने सारे मॉन्स्टर्स क्यों भरे पड़े हैं? मु बिंगयुन ने समझाया, हैरान होने की जरूरत नहीं है। यान वानकांग कोई आम आदमी नहीं है। वो फ्लेम गॉड रियल्म का वर्मिलियन बर्ड सेक्ट मास्टर है। अगर उसे फ्लेम गॉड रियल्म का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मु बिंगयुन ने अपना हाथ घुमाया और एक ठंडी रोशनी ने मु शियाओलान को घेर लिया, जिससे उसकी हालत सुधर गई। फिर वो उन्हें लेकर दोबारा नॉर्थ की तरफ उड़ने लगी। वो रियल्म किंग को ढूंढ रहा है।
इसे रियल्म किंग को ही हैंडल करने दो, हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूनचे ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, फेरी मु, ऐसा लगता है आपको पता है कि ये यान वानकांग यहाँ क्यों आया है? मु शियाओलान ने गुस्से में कहा, और किस लिए आएगा? पक्का वो उस हॉर्न ड्रैगन के लिए आया है। यूनचे ने हैरानी से पूछा, हॉर्न ड्रैगन? कौन सा ड्रैगन? मु बिंगयुन ने बिना कुछ छुपाए बताया, भले ही फ्लेम गॉड रियल्म और हमारा स्नो सॉन्ग रियल्म एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन हम पड़ोसी हैं। फ्लेम गॉड रियल्म एक प्रिमोडियल फ्लेम वेन की वजह से बना है। वहां का तापमान इतना ज्यादा है कि आम इंसान उसे झेल नहीं सकता, लेकिन फायर की पावर्स यूज करने वालों के लिए वो जन्नत है। उसने आगे बताया, उस फ्लेम वेन के बीचों बीच आग का एक विशाल समुद्र है जो 5 लाख किलोमीटर तक फैला है, जिसे गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन कहते हैं। ये नाम सुनते ही यूनचे के कान खड़े हो गए। उसे लगा जैसे उसने ये नाम पहले कहीं सुना है। मु बिंगयुन ने बताया कि ये एंशिएंट टाइम ऑफ गॉड से है और वहां के लोग इसे बहुत पवित्र मानते हैं। उन्हें लगता है कि इसके नीचे कोई चमत्कार छिपा है जो पूरे रियल्म को बदल सकता है, लेकिन आज तक कोई भी, यहां तक कि उनके 3 बड़े सेक्ट मास्टर्स भी उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाए हैं। यूनचे ने पूछा, सेक्ट मास्टर्स? और उनके रियल्म किंग का क्या? मु शियाओलान ने मुंह बनाते हुए कहा, फ्लेम गॉड रियल्म का कोई रियल्म किंग है ही नहीं। उन्होंने नियम बनाया है कि जो गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन के नीचे तक पहुंचेगा वही किंग बनेगा। लाखों साल बीत गए, कोई नहीं पहुंच पाया, इसलिए वहां हमेशा पावर के लिए झगड़े होते रहते हैं। यूनचे ने सोचा कि इनका ऑब्सेशन तो अलग ही लेवल पर है। फिर उसने पूछा, तो उस हॉर्न ड्रैगन का क्या सीन है? मु बिंगयुन ने बताया, वो एक एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन है जो उसी इन्फर्नो प्रिजन में रहता है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो कम 6 लाख साल पुराना है। तुम सोच सकते हो कि वो कितना ताकतवर होगा। उसका एक छोटा सा हिस्सा भी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर हो सकता है। यूनचे ने सिर हिलाया, 6 लाख साल, मतलब वो ड्रैगन इमॉर्टल जैसा है। और क्योंकि वो फायर में रहता है, फ्लेम गॉड रियल्म वाले अपनी फायर से उसे मार नहीं सकते। उसे मारने के लिए सबसे इफेक्टिव पावर है आइस। मु बिंगयुन हल्की हंसी के साथ बोली, तुम समझदार हो। फ्लेम गॉड रियल्म वाले खुद उसे नहीं मार सकते, इसलिए वो हमारी स्नो सॉन्ग रियल्म की पावर उधार मांगना चाहते हैं। यूनचे ने कहा, लेकिन वो ड्रैगन तो खतरा महसूस होते ही वापस उस प्रिजन में भाग जाएगा। मु बिंगयुन ने जवाब दिया, सही कहा, लेकिन वो एक ड्रैगन है। हर 1000 साल में वो अपने पुराने स्केल्स, खाल उतारता है और नए उगाता है। उस वक्त उसे बाहर आना पड़ता है और उसे मारने का बस यही एक मौका होता है। मु बिंगयुन ने ठंडी सांस ली। उन्हें पता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने वादा किया है कि शिकार के बाद जो भी मिलेगा उसे हमारे साथ आधा आधा बांट लेंगे। मु शियाओलान गुस्से से भड़क गई। बदतमीज कहीं के, उनकी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहां आने की? पिछली बार ग्रेट रियल्म किंग और मास्टर उनकी मदद करने गए थे, लेकिन उस धोखे की वजह से यूनचे का दिमाग तेजी से चला। एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन हर 1000 साल में स्केल्स बदलता है और अभी वो लोग मदद मांगने आए हैं। इसका मतलब पिछली बार उन्होंने 1000 साल पहले कोशिश की होगी और मु बिंगयुन को भी फ्लेम पॉइजन ठीक 1000 साल पहले लगा था। यूनचे ने पूछा, तो फेरी मु, आपको वो जहर और वो हमला उसी वक्त हुआ था जब आप उस एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन के शिकार में मदद करने गई थी? शियाओलान का चेहरा लाल हो गया। उसे अपनी मास्टर के दर्द की याद आ गई। मु बिंगयुन की आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बस एक अजीब सा भारीपन था। वो बुदबुदाई, आखिरकार गलती मेरी बड़ी बहन की ही थी जिसने गलती से उसके बेटे को बुरी तरह घायल कर दिया था। यूनचे कंफ्यूज हो गया। मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन एक आउटसाइडर के तौर पर यह कहानी सुनने में बहुत रोमांचक थी। जब तक यह बड़ों की लड़ाई हम छोटों पर न आए, सब ठीक है। मु बिंगयुन ने अपनी बात खत्म की। वो एंशिएंट हॉर्न ड्रैगन बहुत खतरनाक है। उसकी सांस और खून दोनों जहरीले हैं, लेकिन पिछली बार अगर वो हादसा नहीं होता तो शायद हम कामयाब हो जाते। इसलिए मुझे हैरानी नहीं है कि वो फिर से आए हैं, और ग्रेट रियल्म किंग उन्हें मना भी नहीं करेंगी क्योंकि वो ड्रैगन बहुत कीमती है। फिर उसे लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, इसलिए वो चुप हो गई। सामने आइस क्रिस्टल से बना विशाल महल आ चुका था। हम आइस फीनिक्स पैलेस पहुंच गए हैं, चलो नीचे चलते हैं। वो लोग आइस फीनिक्स सिटी में एंटर करते हैं। ये सिटी इतनी विशाल थी कि एक नजर में इसका छोर दिखना नामुमकिन था। यहाँ 36 आइस फीनिक्स पैलेसेस आसमान को छू रहे थे और हर पैलेस का डिजाइन अलग था। वहां का माहौल एकदम शांत था और उस आइस कोल्ड स्पिरिचुअल सप्रेशन ने जैसे दुनिया की हर चीज को जमा दिया हो। 36th पैलेस इस सिटी के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच था। बाहर से देखने में ये एक महल जैसा था, लेकिन अंदर से ये किसी लोअर रियल्म की पूरी सिटी जितना बड़ा था।
जैसे ही यूनचे ने अंदर कदम रखा, उसे वही जानलेवा ठंड और वीरानी महसूस हुई। मू बिंगयुन ने बताया, ये 36th पैलेस है और आज से तुम यही रहोगे। ये 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर ऊंचा है, लेकिन इसके अंदर का स्पेस बाहर से दिखने वाले साइज से कहीं ज्यादा बड़ा है। अंदर का स्पेस बाहर से बड़ा है। यूनचे थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बिंगयुन ने आगे समझाया, अब चूंकि तुम आइस फीनिक्स पैलेस के डिसाइपल हो, तुम आइस फीनिक्स सिटी और फ्रीजिंग स्नो सिटी में कहीं भी आ जा सकते हो। तुम कोई भी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना, बाकी पैलेसेस में बिना परमिशन घुसने की गलती मत करना। यूनचे ने सर हिलाते हुए बस अच्छा कहा। यह सुनकर मु शियाओलान का पारा चढ़ गया। वो झल्लाकर बोली, अरे ये कैसा रिएक्शन है? हमारे स्नो सॉन्ग रियल में आइस फीनिक्स पैलेस में कदम रखना ही लोगों के लिए सपना होता है। टैलेंटेड लोग भी मुश्किल एग्जाम पास करके यहां आते हैं, और तुम्हें पैलेस मास्टर खुद यहां लाई है। यह ऐसा लक है जो 10,000 जन्मों में भी नहीं मिलता, और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ये तुम्हारा हक है। यूनचे ने उसकी तरफ देखा और फिर से ओह ठीक है बोलकर उसे इग्नोर कर दिया। शियाओलान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे सांस लेना भी भारी पड़ रहा था। मु बिंगयुन को उनकी इस नोकझोंक की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसने इग्नोर किया और एक इंपॉर्टेंट बात बोली। जो लोग आइस फीनिक्स पैलेस में आते हैं, उन्हें मु सरनेम मिल सकता है। यह सरनेम हमारे डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट के लिए एक्सक्लूसिव है, और इसे पाने से तुम्हें स्नो सॉन्ग रियल में बहुत फायदे मिलेंगे। फिर बिंगयुन घूमी और बोली, शियाओलान का असली नाम सितु लानलान था। मैंने उसे मु शियाओलान नाम दिया। तो तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हें मु शियाओयुन नाम दूं? मु शियाओ युन। यूनचे का माथा भन्ना गया। उसने अपनी हंसी और चेहरे की नसों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। भाई, मु बिंगयुन इतनी ब्यूटीफुल और पावरफुल है, गॉड रियल में उसकी इतनी इज्जत है, लेकिन उसका नेमिंग सेंस इतना बेकार कैसे हो सकता है? मु शियाओयुन तो किसी छोटे बच्चे का पेट नेम लगता है। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और रिस्पेक्टफुल आवाज में कहा, फेरी मु, नाम के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अपना अभी वाला नाम ही पसंद है। बिंगयुन ने फोर्स नहीं किया और मान गई, लेकिन शियाओलान बुदबुदाई, बेवकूफ कहीं का, इसे अपने भले बुरे का पता ही नहीं है। स्नो सॉन्ग रियल में मुझसे ने मिलना किसी राजा बनने से कम नहीं था, और इस देहाती ने उसे मना कर दिया। यूनचे ने मन ही मन सोचा, कहीं यहां के बाकी डिसाइपल्स भी इतने अजीब नामों वाले तो नहीं हैं। तभी उसे ख्याल आया, वैसे फेरी मु, यहां इतनी शांति क्यों है? बाकी डिसाइपल्स कहां हैं? शियाओलान ने मुंह बनाते हुए कहा, बाकी डिसाइपल्स कैसे होंगे? यहां सिर्फ मैं और मास्टर रहते थे। अब तुम एक और मुसीबत आ गए हो। यूनचे हैरान रह गया। कोई और डिसाइपल नहीं? फिर उसे याद आया कि बिंगयुन पिछले 1000 सालों से जहर से लड़ रही थी। बिंगयुन ने ठंडी सांस ली। उसने कहा, पिछले कई 100 सालों से मैंने कोई डिसाइपल नहीं लिया। जहर की वजह से मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं पैलेस संभाल सकूं। वो तो ग्रेट रियन किंग ने मेरा स्टेटस बजाय रखा, वरना 36th पैलेस कब का खत्म हो गया होता। असल में यहां नाम के 36 पैलेसेस हैं, पर चलते सिर्फ 35 ही हैं। शियाओलान को भी मैंने गलती से एक्सेप्ट किया था। शियाओलान की आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, बाकी पैलेसेस में 3000 डिसाइपल्स और कई इंस्ट्रक्टर्स हैं, लेकिन मुझे उनसे जलन नहीं होती, क्योंकि मेरे पास मास्टर अकेली है। बाकी मास्टर्स डरावने हैं, लेकिन मेरी मास्टर बहुत जेंटल है। हम यूनचे, सुन लो, तुम मेरी मास्टर को मुझसे छीन नहीं सकते। यूनचे ने साइलेंट रहना ही बेहतर समझा। यह लड़की तो अलग ही लेवल पर पोजेसिव थी। फिर बात फ्यूचर प्लान्स पर आई। बिंगयुन ने बताया, मैंने ग्रेट रियन किंग से बात कर ली है। वो तुम्हें प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के मीटिंग एरिया तक ले जाने को तैयार है, लेकिन सिर्फ ले जाएंगी। उस इंसान से मिल पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत है। यूनचे की आंखों में चमक आ गई। इतना काफी है। बिंगयुन ने कहा, अभी कन्वेंशन में 30 महीने बाकी है। तब तक तुम क्या करोगे? मैंने तुम्हें डिसाइपल इसलिए बनाया ताकि तुम्हें आजादी मिले। यूनचे ने गंभीरता से कहा, इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे वर्ल्ड से कहीं ज्यादा डेंस है। मैं ये मौका नहीं गंवाऊंगा। अगले 30 महीनों तक मैं सिर्फ कल्टीवेशन पर फोकस करूंगा और बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगा, ताकि और कोई मुसीबत खड़ी न हो। बिंगयुन ने सहमति जताई और कहा कि वो बाहर से आने वाले लोगों को रोक लेगी, ताकि यूनचे शांति से कल्टीवेट कर सके। इसके बाद बिंगयुन ने रिसोर्सेज की बात की। सेक्रेड स्क्रिप्चर पैलेस में टेक्निक्स है, और सेक्रेड आर्टिफैक्ट पैलेस में वेपन्स, और सेक्रेड जेड पैलेस से तुम्हें हर महीने 5000 पर्पल स्टोन्स और रिसोर्सेज मिलेंगे। यूनचे ने पूछा,
पर्पल स्टोन क्या है? बिंगयून ने समझाया, ये प्रोफाउंड पावर स्टोन्स है। सबसे नीचे पर्पल स्टोन्स, फिर पर्पल क्रिस्टल्स और सबसे ऊपर पर्पल जेड। ये कल्टीवेशन में मदद करते हैं और गॉड रियल्म की करेंसी भी है। 1000 पर्पल स्टोन्स के बदले एक पर्पल क्रिस्टल मिलता है। फिर बिंगयून ने कैजुअली कहा, तुम्हारे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में, जिसे तुम पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल्स कहते हो, वो यहाँ के पर्पल स्टोन्स। यूनचे के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में जो चीज सबसे पवित्र और रेयर ट्रेजर मानी जाती थी, वो गॉड रियल्म का सबसे लो लेवल स्टोन पत्थर है। और एक आम डिसाइपल को हर महीने 5000 पर्पल स्टोन्स मिलते हैं, मतलब 250 किलो पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल। अगर उसके पुराने वर्ल्ड के टॉप सेक्ट्स को यह पता चल जाए तो वो लोग सदमे से ही मर जाएंगे। गॉड रियल्म की अमीरियत का लेवल ही अलग था। बिंगयून ने यूनचे की हालत देखी और कहा, आज तुमने बहुत एनर्जी इस्तेमाल की है, तुम थक गए होगे। जाकर कोई भी रूम चुन लो और आराम करो। अगर कुछ चाहिए हो तो एंग्रेव जेड से मैसेज कर देना। यूनचे की बॉडी सच में दर्द कर रही थी। रंबलिंग हेवन यूज करने का साइड इफेक्ट अभी भी था। जाने से पहले बिंगयून ने एक और शर्त रखी, अब तुम डिसाइपल हो तो मुझे पैलेस मास्टर और शियाओलान को सीनियर सिस्टर शियाओलान बुलाना। रूडनेस नहीं चलेगी। यूनचे ने बेमन से कहा, जी पैलेस मास्टर, सीनियर सिस्टर शियाओलान। मन ही मन उसने सोचा, बोलने में क्या जाता है, मेरा ठरकीपन थोड़ी कम हो जाएगा। शियाओलान ये सुनकर थोड़ी खुश हुई। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।